नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपी टेक्निकल स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे टेक्निकल हेल्पर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जो कि 28 अगस्त 2018 थर्ड शिफ्ट का है। इससे पहले के सभी शिफ्टों को अपन पहले ही देख चुके हैं, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से देख लेना अगर अभी तक नहीं देखे हो तो। सभी वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो सभी को देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट और 50 मीटर लंबे तांबे के तार का विशिष्ट प्रतिरोध 1.72 गुणा 10⁻⁻8 ओम सेंटीमीटर है। तो प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। प्रतिरोध ज्ञात करके बताना है, तो फटाफट से कमेंट करके बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। फटाफट से सोल्व कीजिए। तो दोस्तों, चलिए इसको ज्ञात कर लेते हैं। आर ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा? रो गुणा एल बटे ये। रो का मतलब होता है विशिष्ट प्रतिरोध, एल का मतलब होता है लंबाई, और ए का मतलब होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो चलिए इसको इस फॉर्मूले से हल कर लेते हैं। तो रो का मान कितना दे रखा है? 1.72 गुणा 10⁻⁻8 ओम सेंटीमीटर। तो 1.72 गुणा 10⁻⁻8 ओम सेंटीमीटर गुणा लंबाई कितनी दे रखी है? 50 मीटर। तो इसको भी किस में बदलेंगे? सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो 50 को जब सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। जब मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। तो 50 को जब 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5000। कितना आ जाएगा? 5000 बटे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 1। तो दोस्तों, जब इसको हल कर लेंगे, इसको क्या कर लेंगे? हल कर लेंगे, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? आप हल करके देख लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 86 माइक्रो ओम। कितना आ जाएगा? 86 माइक्रो ओम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, तत्व के सबसे छोटे कण को क्या कहा जाता है? तत्व होता है, उसके सबसे छोटे कण को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन दे रखा है परमाणु, अणु, नाभिक, इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा परमाणु के सबसे छोटे कण को कहा जाता है परमाणु। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तत्व के सबसे छोटे कण को क्या कहा जाता है? परमाणु। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा, निम्न में से संधारित्र का प्रकार कौन सा है? इनमें से संधारित्र अर्थात कैपेसिटर का प्रकार कौन सा है? कागज, इलेक्ट्रोलाइटिक, सिरेमिक, माइका या इन सब। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, कागज कैपेसिटर भी होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर भी होता है, सिरेमिक कैपेसिटर भी होता है और माइका कैपेसिटर भी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, सीलिंग रोस का इस्तेमाल किसकी आपूर्ति के लिए किया जाता है? पोर्टेबल उपकरण, प्रदीप्ति दीप, 2000 वाट का हीटर, बिजली की इस्त्री या ग्राइंडर। तो राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रदीप्ति दीप का। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्न संयोजन के तुल्यांक की धारिता क्या होगी? कैपेसिटेंस ज्ञात करना है। ए और बी के बीच का कैपेसिटेंस ज्ञात करना है। तो फटाफट से कैपेसिटेंस ज्ञात करके बताइए। तो दोस्तों, इसमें क्या जुड़ा हुआ है? जब इधर से जुड़ा हुआ है, तो ये तो किस में हो गया? ये दोनों किस में हो गए? दोनों समानांतर में हो गए। किस में हो गए? समानांतर में। जबकि ये दोनों किस में जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम में। और ये दो, अगर इन तीनों की बात करें तो ये ये और ये किस में हो गया? समानांतर क्रम में हो जाएगा। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है कि सीरीज में जुड़े हुए क्या होते हैं? सीरीज में जुड़े हुए का टोटल ज्ञात करेंगे। सबसे पहले सीरीज को ज्ञात कर लेंगे। तो सीरीज का क्या होगा? C1 गुणा C2 बटे C1 प्लस C2। C1 का मान कितना दे रखा है? इसको 12 मान लेते हैं। तो 12 गुणा 6 बटे 12 प्लस 6 कितना हो जाएगा? नीचे हो जाएगा 18। ऊपर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 को 6 से गुणा करेंगे, 6 दूना 12, 1 6 कम 6 1 7। तो 72/18 कितना आ जाएगा? 72/18। 72/18। 18 का भाग 72 में देंगे तो कितनी बार चला जाएगा? 4 बार। तो इसका मान, जब इस श्रेणी को ज्ञात कर लेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा? टोटल 4। और इसका मान दे रखा है 8। तो दोनों को समानांतर में करेंगे तो क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। क्या हो जाएगा? समानांतर में सी टी बराबर C1 प्लस C2। C1 व C2 का मान कितना हो जाएगा? तो दोनों को जोड़ेंगे तो 8 और 4 कितना हो जाएगा? 12। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 फैराड। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन।
दोस्तों अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। अगला क्वेश्चन है इंडक्शन मोटर में तिरछेपन का लाभ निम्न में से कौन सा है। इंडक्शन मोटर होती है प्रेरण मोटर, उसमें तिरछेपन का लाभ इनमें से कौन सा है। ऑप्शन ए दे रखा कोगिंग रोकना, बी दे रखा क्राउलिंग टालना, सी दे रखा वर्धित रोटर प्रतिरोध, डी दे रखा उन्नत आरंभिक बलागुण, ई दे रखा इन सब। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों तिरछेपन का लाभ होता है इनमें से कोगिंग को रोकना भी होता है, क्राउलिंग को टालना भी होता है, वर्धित रोटर प्रतिरोध भी होता है और उन्नत आरंभिक बलागुण भी होता है। राइट आंसर हो जाएगा इन सब का। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा पीवीसी ट्यूब धातु के पाइप और धातु की फ्रेम को काटने के लिए किस इलेक्ट्रिकल उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। मेलेट का, क्लो हैमर का, पोकर का, एक्सा का या जंपर का। राइट आंसर क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से कमेंट करके आंसर बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्सा का प्रयोग किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है, एक्सा का। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है मेलेट का इस्तेमाल किसके लिए होता है। मेलेट होता है लकड़ी का थोड़ा, उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन ए दे रखा बिजली के तार जोड़ने हेतु दीवारों के मध्य छिद्र बनाने के लिए, बी दे रखा लकड़ी के कार्य के लिए, सी दे रखा बिजली के बोर्ड में स्क्रू निकालने और कसने के लिए, डी दे रखा पीवीसी ट्यूब धातु के पाइप और धातु की फ्रेम काटने के लिए, ई दे रखा इलेक्ट्रिकल तार निकालने के लिए। तो मेलेट होता है जिससे मोगरा भी कहते हैं, अर्थात ये लकड़ी का हथौड़ा होता है। किसका हथौड़ा होता है, लकड़ी का हथौड़ा होता है। तो इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो फटाफट से बताइए क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लकड़ी के कार्य के लिए किया जाता है। इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, लकड़ी के कार्य के लिए। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दे रखा है परिपथ को बंद या वियोजित करने के लिए प्रयुक्त एक घटक को क्या कहा जाता है। बल्ब, स्विच, तार, इलेक्ट्रिक शेल या मेलेट। तो परिपथ को बंद या वियोजित करने के लिए प्रयुक्त घटक को क्या कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा स्विच। क्या कहा जाता है, स्विच। स्विच को दोस्तों हिंदी में कुंजी भी कहते हैं। स्विच को क्या कहते हैं, कुंजी भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है कुछ संवाहक जोड़ने के लिए और विभिन्न संवाहकों के लिए भिन्न पथ प्रदान करने हेतु इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में खालिस्तान का इस्तेमाल किया जाता है। जंक्शन बॉक्स का, सिलिंग रोस का, फ्यूज का, संधारित्र का या प्रेरित्र का। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जंक्शन बॉक्स का। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दो या अधिक शाखाओं में विभाजित होने वाले परिपथ को खालिस्तान परिपथ कहा जाता है। श्रेणी, समानांतर, खुला, बंद या ब्लॉक। राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों दो या अधिक शाखाओं में विभाजित होने वाले परिपथ को समानांतर परिपथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समानांतर परिपथ है। अगला क्वेश्चन है शोषक सेल का धनात्मक इलेक्ट्रोड खालिस्तान का बना होता है। तांबा का, कार्बन का, जिंक का, सल्फ्यूरिक एसिड का या लोहा का। तो शोषक सेल होता है ड्राई सेल, उसका धनात्मक इलेक्ट्रोड किसका बना होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन का बना होता है। किसका बना होता है, कार्बन का। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है मिनिएचर बैटरी का इस्तेमाल साधारणतः किस में होता है। इलेक्ट्रिक घड़ी में, हवाई जहाज में, लैपटॉप में, ऑटोमोबाइल में या रेडियो में। तो मिनिएचर बैटरी होती है उसका इस्तेमाल किस में किया जाता है। राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिक घड़ी में। किस में होता है, विद्युत घड़ी में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है लेड एसिड बैटरी एक खालिस्तान उपकरण है। लेड एसिड बैटरी है वह कौन सा उपकरण है, विद्युत यांत्रिकी, विद्युत रासायनिक, इलेक्ट्रिकल रासायनिक या यांत्रिक। तो लेड एसिड बैटरी कैसा उपकरण है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत रासायनिक उपकरण है। कैसा उपकरण है, विद्युत रासायनिक। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा पैरा चुंबकीय पदार्थ है, इनमें से पैरा चुंबकीय पदार्थ कौन सा है। चुंबक द्वारा हल्के से आकर्षित होते हैं, बी दे रखा द्विव चुंबकीय पदार्थ के समान होते हैं, सी दे रखा चुंबक द्वारा हल्के से विकर्षित होते हैं, डी दे रखा लोहे को क्यूरी बिंदु से अधिक ताप पर गर्म करने से उत्पादित होते हैं, ई दे रखा इकाई से कम पारगम्यता वाले पदार्थ होते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो दोस्तों पैरा चुंबकीय पदार्थ होते हैं जो चुंबक द्वारा हल्के आकर्षित होते हैं। क्या होते हैं? कम आकर्षित होते हैं, जिसे हल्के आकर्षित भी कह सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, सोलोनाइड को किस प्रकार के विद्युत चुंबक के रूप में परिभाषित किया जाता है? केवल एक घुमाव, बी दे रखा है व्यास की तुलना में अधिक अक्षीय लंबाई, सी दे रखा है व्यास की तुलना में कम अक्षीय लंबाई, डी दे रखा है अधिक प्रतिरोध, ई दे रखा है व्यास के बराबर अक्षीय लंबाई। तो सोलोनाइड को किस प्रकार के विद्युत चुंबक के रूप में परिभाषित किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यास की तुलना में अधिक अक्षीय लंबाई। किसके रूप में परिभाषित किया जाता है? व्यास की तुलना में अधिक अक्षीय लंबाई। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, यह है किसने खोजा कि धारा वहन करने वाले संवाहक को चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर वह गतिशील होगा? यह किसने खोजा कि धारा वहन करने वाले चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर वह गतिशील होगा? क्या होगा? गतिशील होगा। ऑप्शन दे रखा माइकल फेराडे ने, आंद्रे एम्पियर ने, निकोला टेस्ला ने, गुस्ताव किरचॉफ ने या हेनरी ने? तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माइकल फेराडे ने। किसने खोजा है? माइकल फेराडे ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, कॉइल में इससे जुड़े स्वयं के फ्लक्स में परिवर्तन के कारण प्रेरित ईएमएफ को क्या कहा जाता है? कॉइल में इससे जुड़े स्वयं के फ्लक्स में परिवर्तन के कारण प्रेरित ईएमएफ को क्या कहा जाता है? परस्पर प्रेरित ईएमएफ, गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ, स्थैतिक रूप से प्रेरित ईएमएफ, स्व प्रेरित ईएमएफ या विद्युत द्वारा प्रेरित ईएमएफ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्व प्रेरित ईएमएफ। उसे क्या कहा जाएगा? स्व प्रेरित ईएमएफ। अगला क्वेश्चन दे रखा चुंबकीय परिपथ का एम एम एफ विद्युत परिपथ के खालिस्तान के सदृश होता है। ईएमएफ, वोल्टेज ड्रॉप, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विभव, प्रवणता या धारा? तो राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा वायु के आपेक्षिक वायुशीलता का मान क्या है? तो दोस्तों वायु की आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8.854 गुणा 10 की पावर -12। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, अस्थायी चुंबकों का इस्तेमाल आमतौर पर खालिस्तान में किया जाता है। विद्युतीय उपकरण में, मोटर में, मूविंग कॉइल में, लाउड स्पीकर में, इनमें से कोई नहीं। तो अस्थायी चुंबकों का इस्तेमाल आमतौर पर किस में किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोटर में किया जाता है। अस्थायी चुंबक का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? मोटर में। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन दे रखा 3 फेज वाले खालिस्तान लोड को मापने के लिए 2 वाट मीटर विधि का प्रयोग किया जाता है। संतुलित लोड का, असंतुलित, केवल कैपेसिटिव, केवल प्रतिरोधी या ए और बी दोनों? तो 3 फेज वाले किस लोड को मापने के लिए 2 वाट मीटर विधि का प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संतुलित और असंतुलित दोनों लोड को मापने के लिए 2 वाट मीटर विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, अगर आर का मान 3 ओम और एक्सएल का मान 4 ओम के साथ सीरीज में है तो इस सर्किट का इंपीडेंस अर्थात जेड क्या होगा? जेड ज्ञात करके बताना है। तो दोस्तों इंपीडेंस ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा? जब एक्सएल दे रखा है और आर दे रखा है, आर का मतलब प्रतिरोध और एक्सएल का मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या होगा? इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो चलिए इसको हल करते हैं। जेड ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा? अंडर रूट एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। क्या होगा? एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर अंडर रूट में। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो एक्सएल का मान कितना दे रखा है? 4 का स्क्वायर प्लस आर का मान कितना दे रखा है? 3, तो 3 का स्क्वायर अंडर रूट। 4 को वो करेंगे कितना हो जाएगा? 16 प्लस 3 दिया 9। कितना हो जाएगा? 16 प्लस 9। तो 16 को और 9 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 अंडर रूट। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 5। राइट आंसर हो जाएगा 5 ओम। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन
दोस्तों अगला क्वेश्चन है लैंप लोड खालिस्तान लोड का एक उदाहरण है। लैंप लोड खालिस्तान का लोड का एक उदाहरण है। पूर्ण प्रतिरोधी, पूर्ण इंडक्टिव, पूर्ण कैपेसिटिव, संतुलित या असंतुलित। तो राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों लैंप लोड पूर्ण प्रतिरोधी लोड का एक उदाहरण है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है एक संपूर्ण कैपेसिटिव सर्किट का पावर फैक्टर होता है, कितना होता है? फटाफट से कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शून्य लीडिंग होता है। पावर फैक्टर क्या होता है? शून्य लीडिंग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है वह फ्रीक्वेंसी जिस पर अनुनाद उत्पन्न होता है वह क्या कहलाती है? सप्लाई फ्रीक्वेंसी, ऑफ पावर फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, कम फ्रीक्वेंसी या उच्च फ्रीक्वेंसी। तो राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह फ्रीक्वेंसी जिस पर अनुनाद उत्पन्न होता है उसे कहा जाता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है एक 3 फेज वाले मोटर का पावर फैक्टर इसी रेटिंग वाले सिंगल फेज मोटर की तुलना में होता है। कम है, शून्य, अधिक, इंडक्टिव या कैपेसिटिव। तो एक 3 फेज वाले मोटर का पावर फैक्टर इसी रेटिंग वाले सिंगल फेज मोटर की तुलना में कैसा होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिक होता है। कैसा होता है? अधिक। अगला क्वेश्चन है आर वाई बी अनुक्रम में पहला खालिस्तान फेज अपने अधिकतम मान पर पहुंच जाएगा। लाल, पीला, नीला, ए और बी दोनों या ए और सी दोनों। तो राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल। क्या हो जाएगा? रेड। आर आर वाई बी अनुक्रम में पहला आर फेज अपने अधिकतम मान पर पहुंच जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है किसी एक लाइन और न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज खालिस्तान कहलाता है। लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज, न्यूट्रल वोल्टेज, अर्थ वोल्टेज या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किसी एक लाइन और न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज फेज वोल्टेज कहलाता है। क्या कहलाता है? फेज वोल्टेज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा है एक बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में खालिस्तान होते हैं, क्या होते हैं? 2 लेयर और 3 जंक्शन, 3 लेयर और 2 जंक्शन, सी दे रखा 3 लेयर और 1 जंक्शन, डी दे रखा 1 लेयर और 3 जंक्शन, ई दे रखा 2 लेयर और 1 जंक्शन। तो एक बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में होता है 3 लेयर और 2 जंक्शन होते हैं। क्या होते हैं? 3 लेयर होते हैं और 2 जंक्शन होते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है एक फुल वेव रेक्टिफायर सेंटर टैप रेक्टिफायर में डायोड होते हैं, कितने होते हैं? एक फुल वेव सेंटर टैप रेक्टिफायर में कितने डायोड होते हैं? 2, 3, 4, 6 या 8। राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों एक फुल वेव सेंटर टैप रेक्टिफायर में हमेशा 2 डायोड होते हैं। कितने डायोड होते हैं? 2। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है एक फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में प्रत्येक डायोड में करंट खालिस्तान के लिए प्रवाहित होता है। ऑप्शन ए दे रखा है इनपुट सिंगल सिग्नल का संपूर्ण चक्कर, बी दे रखा है इनपुट सिग्नल का आधा चक्कर, सी दे रखा है इनपुट सिग्नल के आधे से कम चक्कर, डी दे रखा है इनपुट सिग्नल के आधे से ज्यादा, ई दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो एक फुल ब्रिज रेक्टिफायर में प्रत्येक डायोड में करंट किसके लिए प्रवाहित होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनपुट सिग्नल का आधा चक्कर के लिए प्रवाहित होता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा फिल्टर का इस्तेमाल खालिस्तान परिवर्तित करने में किया जाता है। फिल्टर का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? एक स्थिर अवस्था वाले डीसी सिग्नल को कंपन वाले डीसी सिग्नल में परिवर्तित करने के लिए, बी दे रखा है एक कंपन वाले डीसी सिग्नल को स्थिर अवस्था वाले डीसी सिग्नल में परिवर्तित करने के लिए, सी दे रखा है एसी सिग्नल को एक समान दिशा के सिग्नल में परिवर्तित करने के लिए, डी दे रखा है एक समान दिशा की सिग्नल को एसी सिग्नल में परिवर्तित करने के लिए, ई दे रखा स्क्वायर वेव को साइन वेव में परिवर्तित करने में। तो राइट आंसर क्या होगा? फिल्टर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक कंपन वाले
डीसी सिग्नल को स्थिर अवस्था वाले डीसी सिग्नल में परिवर्तित करने के लिए फिल्टर का इस्तेमाल किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, अगला क्वेश्चन है एलईडी से निकलने वाली रोशनी का रंग खालिस्तान पर निर्भर करता है। एलईडी से निकलने वाली रोशनी किस पर निर्भर करती है? प्रयुक्त अर्धचालक पदार्थ के प्रकार पर है, प्रयुक्त झुकाव का प्रकार, चार्ज के वाहकों की पुनर्संयोजन दर पर है, या इनपुट सिग्नल पर, या इलेक्ट्रॉन का प्रवाह पर। तो एलईडी से निकलने वाली रोशनी का रंग किस पर निर्भर करता है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रयुक्त अर्धचालक पदार्थ के प्रकार पर। प्रयुक्त सेमीकंडक्टर पदार्थ के प्रकार पर निर्भर करता है रोशनी का रंग। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एलईडी खालिस्तान का इस्तेमाल करके बनाई जाती है। किसका इस्तेमाल करके बनाई जाती है? जर्मेनियम का, सिलिकॉन का, कार्बन का, गैलियम आर्सेनाइड का, या कॉपर का। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गैलियम आर्सेनाइड का इस्तेमाल करके बनाई जाती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, इनमें से कौन सा एलईडी का एक प्रयोग है? इनमें से एलईडी का कौन सा एक प्रयोग है? ऑप्शन दे रखा है इंडिकेटर को ऑन और ऑफ करना, बी दे रखा है 7 सेगमेंट डिस्प्ले, सी दे रखा है ट्रैफिक लाइट, डी दे रखा है मोटरसाइकिल, ई दे रखा है इन सब। तो एलईडी का एक प्रयोग कौन सा है इनमें से? राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडिकेटर को ऑन ऑफ करने का भी एलईडी का एक प्रयोग है, 7 सेगमेंट डिस्प्ले में भी है, ट्रैफिक लाइट में भी है, वो मोटरसाइकिल में भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है एससीआर का कंट्रोल एलिमेंट होता है कैथोड, एनोड, इनपुट वोल्टेज, या गेट, ए और बी दोनों। तो एससीआर होता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, उसका कंट्रोल एलिमेंट कौन सा होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गेट होता है। कंट्रोल एलिमेंट कौन सा होता है? गेट। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है एससीआर में होल्डिंग करंट खालिस्तान होता है। एससीआर होता है उसमें होल्डिंग करंट खालिस्तान होता है। एससीआर को ऑन रखने के लिए एनोड करंट का न्यूनतम मान, बी दे रखा है एससीआर को ऑफ रखने के लिए एनोड करंट का न्यूनतम मान, सी दे रखा है एससीआर को ऑन करने के लिए एनोड करंट का अधिकतम मान, डी दे रखा है एससीआर को ऑफ करने के लिए एनोड करंट का अधिकतम मान, ई दे रखा है एससीआर को ऑफ करने के लिए कैथोड करंट का अधिकतम मान। तो एससीआर में होल्डिंग करंट होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, एससीआर को ऑन रखने के लिए एनोड करंट का न्यूनतम मान। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। चलिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? वह डिवाइस जो किसी प्रयुक्त सिग्नल की तीव्रता को बढ़ा देता है क्या कहलाता है? एम्पलीफायर, ओसिलेटर, रेक्टिफायर, फिल्टर, या ट्रांजिस्टर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एम्पलीफायर। वह डिवाइस जो किसी प्रयुक्त सिग्नल की तीव्रता को बढ़ा देता है उसे क्या कहा जाता है? एम्पलीफायर। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन है खालिस्तान एक निश्चित फ्रीक्वेंसी वाला ओसिलेटर है। इनमें से कौन सा एक निश्चित फ्रीक्वेंसी वाला ओसिलेटर है? फेज शिफ्ट ओसिलेटर, हार्टले ओसिलेटर, कोलपिट्स ओसिलेटर, क्रिस्टल ओसिलेटर, या आर्म स्ट्रॉन्ग ओसिलेटर। तो राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिस्टल ओसिलेटर एक निश्चित फ्रीक्वेंसी वाला ओसिलेटर है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है एक 4 पोल 50 हर्ट्ज मशीन की सिंक्रोनस चाल क्या होगी? सिंक्रोनस गति ज्ञात करके बताना है। तो फटाफट से बताइए कि क्या होगा जब 4 पोल 50 हर्ट्ज मशीन की सिंक्रोनस चाल कितनी होगी? एन ज्ञात करना है। एन ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा? एफ गुणा 120/पी। ऐप कितना दे रखा है? 50 हर्ट्ज। तो 50 गुणा 120 बटे पोल्स की संख्या है 4। तो 4 का भाग देंगे तो कितनी बार चलाया जाएगा? 30 बार। 50 को 30 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1500 आरपीएम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1500 आरपीएम। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है सिंक्रोनस मोटरों में हंटिंग के निम्न में से कौन सा कारण है? इनमें से मोटरों में हंटिंग का कौन सा कारण है? लोड में अकस्मात परिवर्तन है, बी दे रखा है फील्ड धारा में अकस्मात परिवर्तन है,
सी दे रखा हार्मोनिक टॉर्क युक्त लोड, डी दे रखा आपूर्ति प्रणाली में दोष, ई दे रखा इन सब। तो सिंक्रोनस मोटरों में हंटिंग के रूप में कौन सा कारण है, हंटिंग का कौन सा कारण है इनमें से? तो राइट आंसर हो जाएगा लोड में अकस्मात परिवर्तन में हंटिंग का कारण है, फील्ड धारा में अकस्मात परिवर्तन भी हंटिंग का कारण है, हार्मोनिक टॉर्क युक्त लोड भी हंटिंग का कारण है, वह आपूर्ति प्रणाली में दोष भी हंटिंग का कारण है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है ट्रांसफार्मर का उल्टता नियमन किसके द्वारा होता है? इन इन ऑप्शनों में से बताना है तो कौन सा होगा इनमें से? वोल्टेज रेगुलेशन का, वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा E2 माइनस V2 बटे E2। करेक्ट आंसर क्या होगा? E2 माइनस V2 बटे E2। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। चलिए अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है इंटरपोल्स की वाइंडिंग आर्मेचर के साथ खालिस्तान में संयोजित होती है, श्रेणी क्रम में, समानांतर क्रम में, आदि श्रेणी और आदि समानांतर क्रम में, डी दे रखा है ए और बी दोनों, ई दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो इंटरपोल्स की वाइंडिंग आर्मेचर के साथ कैसे संयोजित होती है? राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रेणी क्रम में संयोजित होती है। किसमें होती है? श्रेणी क्रम में। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दे रखा है डीसी मशीन में आर्मेचर लेमिनेशन की मोटाई लगभग कितनी होती है? 0.1 mm से 0.3 mm, बी दे रखा है 0.4 mm से 0.5 mm, सी दे रखा है 5 mm, डी दे रखा है 0.5 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर, ई दे रखा है 1 सेंटीमीटर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। डीसी मशीन में आर्मेचर लेमिनेशन की मोटाई लगभग होती है 0.4 mm से 0.5 mm। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है डीसी जनरेटर में बरसों का कार्य क्या होता है? बर्स होते हैं उनका कार्य क्या होता है? कम्यूटेटर से धारा प्राप्त करना, दक्षता में सुधार करना, कम्यूटेशन में सुधार करना, फ्लक्स में वृद्धि करना, या आउटपुट वोल्टता में वृद्धि करना। तो डीसी मोटर में बरसों का कार्य क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार एग्जामों में पूछा जाता है। तो दोस्तों बरसों का कार्य होता है कम्यूटेटर से धारा प्राप्त करना। क्या होता है? कम्यूटेटर से धारा प्राप्त करना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन है डीसी जनरेटर का ईएमएफ समीकरण होता है, ईएमएफ समीकरण बताना है। तो इन ऑप्शनों में से बताइए ईएमएफ समीकरण क्या होगा डीसी जनरेटर का? किसका? डीसी जनरेटर का। चलिए बताइए क्या होगा डीसी जनरेटर का ईएमएफ समीकरण? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताना है, फटाफट से कमेंट कर दीजिए क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पाई जेड एन गुणा पी बटे 60 गुणा ये। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है रेसवे वायरिंग के दौरान न्यूट्रल कनेक्शन के लिए सदैव किस रंग का तार का उपयोग किया जाता है? लाल का, नीला का, सफेद का, ग्रे का, या तो सी या डी। तो रेसवे वायरिंग के दौरान न्यूट्रल कनेक्शन अर्थात उदासीन संयोजन के लिए सदैव किस रंग का तार उपयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा या तो सी या डी। राइट आंसर हो जाएगा क्या? सी या डी, अर्थात सफेद या ग्रे वायर का उपयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन है जनरेटर ट्रांसफार्मर संयोजन में कंटिन्यूअस बस बार वायरिंग के लिए खालिस्तान पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? एल्यूमिनियम का, तांबा का, लोहा का, इस्पात का, या तो ए या बी। करेक्ट आंसर क्या होगा? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, फटाफट से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा या तो एल्यूमिनियम का उपयोग करेंगे या तांबा का उपयोग करेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा खालिस्तान वायरिंग में टू वे स्विच उपयोग किए जाते हैं स्टेयर केस में, कंड्यूट में, बेटन में, लेड छिद्र में, कैपिंग में। तो किस वायरिंग में टू वे स्विच का उपयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों स्टेयर केस वायरिंग में टू वे स्विच का उपयोग किया जाता है। किस वायरिंग में किया जाता है? स्टेयर केस वायरिंग में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, बाकी के क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए।
जिस दोस्त ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी दोस्त चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ में और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। थैंक यू।